हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 30 मई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम यूएसए। मेजर सेटबैक फॉर ट्रंप एज यूएस कोर्ट ब्लॉक्स टैरिफ, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट, अगर दिन में ये 100 वर्ड बोलते हैं तो ऑन एंड एवरेज, है ना, इन 100 वर्ड्स में से 80 टाइम्स ये एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है टैरिफ। क्या है ये टैरिफ? टैरिफ एक टैक्स होता है जो कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट पे लगाता है, यानी कि इंपोर्टेड आइटम्स पे लगाया जाने वाला टैक्स है। इंपोर्टेड आइटम्स में, है ना, टैक्स imposed on imported item from other countries, है ना। तो जब ट्रंप पावर में आए, है ना, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि यूएसए किसी भी कंट्री पे, है ना, जो भी दुनिया में कंट्री हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हो, इंडिया हो या चाइना हो, है ना, उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाता है। मिनिमम टैरिफ लगाता है या फिर 0% टैरिफ लगाता है। ऑन द अदर हैंड यही कंट्री सेम इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के कंट्री, ये यूएसए पे बहुत सारा टैरिफ 50% तक टैरिफ इम्पोज करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये तो अनफेयर है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक वार्निंग दी कि अब आप अप्रैल 2 तक या तो अपने जो टैरिफ हैं जो आप यूएस प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं उनको घटा के 0% कर दें या मिनिमम कर दें, अदरवाइज मैं लगाऊंगा आप पे रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब बदले के टैरिफ, है ना। जितने परसेंट टैरिफ आप हमारे प्रोडक्ट पे लगा रहे होगे उतने परसेंट टैरिफ मैं आपके प्रोडक्ट पे लगाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने अप्रैल 2 को सारे कंट्रीज पे, है ना, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूरोप को तक नहीं छोड़ा इन्होंने, कनाडा तक को नहीं छोड़ा जो इनका नेबरिंग कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है। इसके अलावा मैक्सिको पर भी मैक्सिमम टैरिफ इन्होंने लगाए। तो इंडिया पर तो लगभग 25% से 30% के टैरिफ इन्होंने इंपोज कर दिए, ठीक है। इंडिया का आर्गुमेंट ये था, जब इंडिया से क्वेश्चन किया गया कि भाई यूएसए जब आपके प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगाता है ना, तो आप क्यों लगा रहे हो उनके प्रोडक्ट पे टैरिफ? तो इंडिया ने कहा कि आप क्वांटिटी भी तो देखो, है ना। यूएस का मार्केट कितने करोड़ का है? 44 करोड़ लोग रहते हैं, और इंडिया का मार्केट 150 करोड़ का। वेयर एज यूएसए में जो 44 करोड़ लोग रहते हैं ना, उनमें इंडिया के जो प्रोडक्ट है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है। तो ऑन एंड एवरेज 5 या 6 करोड़ लोग ही इंडियन प्रोडक्ट प्रीफर करते होंगे। वेयर एज, है ना, अमेरिका की, यूएसए की सॉफ्ट पावर ऐसी है कि इंडिया में, है ना, अगर 150 करोड़ लोग रहते हैं तो 100 करोड़ लोग बाय करते होंगे यूएसए के प्रोडक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आईफोन, एवरीबडी वांट टू हैव एन आईफोन, हर किसी को चाहिए आईफोन, है ना। अब देखो, अब जब भी कोई आईफोन की नई सीरीज लॉन्च होती है ना, तो इंडिया में सबसे पहले बिक्री, सबसे पहले जो बुकिंग है ना, उस प्रोडक्ट की हो जाती है। तो इंडिया कहता है कि आप टैरिफ की तरफ मत देखो, आप वॉल्यूम की तरफ देखो, है ना। अगर यूएसए हम पे कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो हम पे कोई फेवर कर रहा है ना। वो ये भी देखे ना यूएसए हमें सामान कितना बेच रहा है ना। मान लो अगर 1 रुपए का कोई सामान है ना, मान लो इंडिया का भी कोई सामान 1 रुपए का है और यूएसए का भी कोई सामान 1 रुपए का है, तो अगर इंडिया यूएसए में अपना सामान बेच रहा है तो कितने करोड़ की इनकम हो रही है उसे? 6 करोड़ की। वेयर एज यूएसए जब अपना सामान बेच रहा है इंडिया में, उसे कितने करोड़ रुपए की इनकम हो रही है? 100 करोड़ रुपए की। तो इंडिया का कहना है कि टैरिफ हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज थोड़ा हमारी गवर्नमेंट को इनकम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट है ना, उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहती है कि अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो पता चला इंडिया में जो इंडियन प्रोडक्ट हैं,
है ना, वही बिकने बंद हो जाएं, तो इंडिया में कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए, प्लस गवर्नमेंट को एक थोड़ा मिनिमम फ़ायदा होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पे, अपने डिफेंसेस पे, तो गवर्नमेंट को भी एक इनकम चाहिए होती है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। अब वॉल्यूम देखो, यूएसए वेयर 100 करोड़ कमा रहा है इंडिया से, हम कितने कमा पा रहे हैं, 6 करोड़ कमा पा रहे हैं, है ना। तो इंडिया का जस्टिफिकेशन ये रहता है टैरिफ को लेके। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे एग्री नहीं हुआ कि उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इस चीज़ को, है ना। अगर बात बहुत सीधी सी है कि अगर यूएसए आप पे टैरिफ नहीं लगाएगा तो आप भी यूएसए पे टैरिफ नहीं लगाओगे, अदरवाइज आप यूएसए पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी आप पर उतने ही टैरिफ स्लैब करेंगे जितने की आपने यूएसए पे किए हुए हैं। तो इन्होंने टैरिफ को अनाउंस कर दिया। तो फाइनली अब यूएस के टैरिफ बैटल में, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बैटल में, है ना, जंप कर गया है यूएस का टॉप कोर्ट, यूएस का फेडरल कोर्ट, ठीक है। और उन्होंने इन टैरिफ को क्या कर दिया है, इनवैलिड करार दे दिया है। ए यूएस फेडरल कोर्ट हैज ब्लॉक्ड मोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्वीपिंग टैरिफ बूस्टिंग मार्केट ऑन थर्सडे विद ए रूलिंग दैट कुड बी डिरेल हिज ट्रेड स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा कि मतलब ये तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते जा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी पर टैरिफ, ठीक है। इससे कैसे जस्टिफाई होगा कि कौन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, कौन नहीं है ना। हम अपने अलाइज को भी नहीं छोड़ रहे है ना। तो व्हाइट हाउस यानी कि जो प्रेसिडेंट का हाउस है, वहां से एक स्टेटमेंट आया कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैरिफ लगाना है, ये तो यूएस के प्रेसिडेंट का प्रीरोगेटिव है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है प्रीरोगेटिव, है ना, बट ओवर पावर नहीं कर सकते आप किसी चीज को, है ना। लाइक द जजेस सेड दैट द केसेस रेस्टेड ऑन वेदर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट ऑफ 1977, है ना, ईपा भी बोलते हैं, IIEPA, डेलीगेट सच पावर टू द प्रेसिडेंट। कहते हैं कि भाई जो ईपा है ना, जो 1977 में बना था, ये टैक्स लगाने की पावर देता है ना, इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी टू इम्पोज अनलिमिटेड टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने कहा एग्री करते हैं इस चीज से, है ना। द कोर्ट डज नॉट रीड ईपा टू कन्फर सच अनबाउंडेड अथॉरिटी, बट ये अथॉरिटी अनबाउंडेड नहीं है कि आप जितना मन करे लगाते जाओ टैरिफ, अनबाउंडेड अथॉरिटी एंड सेट असाइड द चैलेंज टैरिफ इम्पोज्ड द रेंडर द रूलिंग सेट। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, हाँ जी, जो प्रेसिडेंट है उसके पास टैरिफ लगाने की पावर है, बट ये अनबाउंडेड नहीं है कि आप अनबाउंडेडली टैक्स लगाए जा रहे हो, ठीक है। क्या आपने कांग्रेस से पूछा इस बारे में, कांग्रेस से भी कंसल्ट कर लेते। कांग्रेस किसको बोला जाता है, वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो दैट इज वाई उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया है ना। व्हाइट हाउस की तरफ से इस पे एक स्टेटमेंट आया है और बहुत ब्लेटेंट स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट फॉर अनइलेक्टेड जजेस टू डिसाइड हाउ टू प्रॉपरली एड्रेस नेशनल इमरजेंसी। स्टेटमेंट फ्रॉम व्हाइट हाउस लोग है, सीधे बोल दिया है कि वी आर द इलेक्टेड पीपल, वी आर द इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, जनता ने हमें इलेक्ट किया है और हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, है ना। बिकॉज हम जो भी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो जनता की जो सिटीजन्स हैं उनकी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग है। आप लोग कौन होते हो, आप तो अनइलेक्टेड लोग हो, यू आर अनइलेक्टेड पीपल। तो आप लोग ये डिसाइड करोगे, है ना, कि जो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है ना। नेशनल इमरजेंसी किसको इंडिकेट किया व्हाइट हाउस ने, उन्होंने कहा कि भाई कंट्री हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दुनिया भर के कंट्री हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो नेशनल इमरजेंसी है। हमारा जो सुपर पावर स्टेटस है वो तेजी से शिफ्ट हो रहा है ना, फ्रॉम यूएसए टू चाइना। तो हमारे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है और अनइलेक्टेड जजेस हमें नहीं बताएंगे, है ना। हालांकि हमारे इंडिया में इतना साफ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते आप जुडिशरी का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है ना, जेल में नजर आते हैं। बट वहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी इतना ज्यादा टाइटली बाउंड है ना, कि कोई भी किसी को क्रिटिसाइज करता है ना। हमारे यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है, आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में एंड जुडिशरी के बीच में। बट ये तीनों ही जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट को मेंटेन रखती हैं, है ना। सपोज अगर जैसे NJAC आएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन,
पार्लियामेंट इसको बनाएगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ आर्ग्यूमेंट देके इसको क्या कर देगी, हटा देगी, है ना, उसके बाद उस पर कोई डिबेट नहीं होती है ना, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जब डिसीजन लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बहुत ज़्यादा, है ना, टीका टिप्पणी नहीं करता, कमेंट नहीं करता है, एज इट इज मान लेते। तो हमारे यहाँ पे एक म्यूचुअल सेपरेशन ऑफ पावर के साथ एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट का एक प्रोविजन भी है ना, जो कहीं लिखा नहीं है बट, है ना, एक ट्रेडिशन बन गया है जिसको फॉलो करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है उसके तीनों पार्ट, ठीक है। बट यहाँ पर, है ना, जो सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे कभी कभी, है ना, एक ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म हो जाता है, ठीक है। द डिसीजन अफेक्ट द ब्लैंकेट टैरिफ ऑर्डर्स इशूड बाई ट्रम्प सिंस जनवरी। ये जो ऑर्डर दिया गया है ना, उसके बाद जो, है ना, टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी दुनिया में, है ना, जो जो इम्पोज किए गए हैं टैरिफ, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर में निकल के क्या आता है कि जो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं वो अप्लाई होते हैं इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे, या फिर यूएस का जो टॉप कोर्ट है ना, उसकी बात सुनी जाती है, ठीक है। बट लगता नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प की ऑब्सेशन को देख के लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प इस फेडरल कोर्ट की बात को बहुत ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रख पाएंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, है ना, और जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी एजेंडा है ना, पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली हर्ट करना। इंडिया जिसे वो अपना अलाई कहते हैं उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं, उनका स्लोगन ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, ग्रेट अगेन, यानी कि दोबारा से ग्रेट बनाना है। और पहले कैसा ग्रेट था अमेरिका, कि पूरी दुनिया, है ना, पैसे लेने के लिए इकोनॉमिकली कहाँ डिपेंडेंट होती थी, यूएसए पे डिपेंडेंट होती थी। बट आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमें नहीं है यूएसए की ज़रूरत, इंडिया को यूएसए की ज़रूरत नहीं है, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को खुद ब खुद रन कर सकते हैं। चाइना जो पपेट हुआ करता था यूएसए का, वो आज क्या कर रहा है, यूएसए को कम्पीट कर रहा है ना। तो सारी जो इकोनॉमीज हैं, मोस्ट ऑफ इकोनॉमीज हैं, जो कभी कभी जो किसी ज़माने में किसी टाइम पे, है ना, यूएस पे डिपेंडेड हुआ करती थी, वो अब क्या हो गई है, सेल्फ रिलायंट हो गई हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन यही है कि भाई ये हमारी हेल्प से हुई है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करके हुई है, तो हमें अब जरूरत है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही अमेरिका बनाने की, जब पूरी दुनिया किस पे डिपेंड हो जाए, एक बार फिर से यूएसए पे डिपेंड हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया होप यूएस बिल क्लियर वीजा मैरिट, ठीक है। तो अभी पूरी दुनिया टैरिफ डिस्कस कर रही थी कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर चला के रखी है पूरे दुनिया में, है ना, इससे कैसे निपटा जाए। इंडिया भी सोच रहा था इस बारे में कि जो यूएसए की तरफ से जो टैरिफ आ रहे हैं इनको कैसे कोप अप किया जाए, किस तरह की ट्रेड डील ब्रेक की जाए विद इंडिया, है ना, विद इंडिया विद यूएसए, है ना, कैसे एक ट्रेड डील नेगोशिएट की जाए विद यूएसए कि ये जो टैरिफ है ना, इससे हम कोप अप कर पाएँ। अभी इससे निकले ही नहीं थे कि अब एक वीजा बॉम्ब गिरा दिया इन्होंने, वीजा बॉम्ब भी है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, पूरी दुनिया से बहुत सारे स्टूडेंट हर साल यूएसए में पढ़ने जाते हैं, है ना, क्योंकि यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे एमआईटी हो, है ना, नंबर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज हो, तो बहुत सारी, है ना, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, है ना, विच आर टॉप रैंक्ड इन वर्ल्ड, है ना। तो दुनिया का हर स्टूडेंट चाहता है कि हमें यहाँ एडमिशन मिले और हम पढ़ने जाएं, है ना। तो इसी को कट करने की सोच रही है डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट, है ना। क्या करना शुरू कर दिया है इन्होंने, वीज़ा डिले करना शुरू कर दिया है कि भाई थोड़ी और स्क्रूटनी करनी है हमें, है ना। यूएसए का आर्गुमेंट क्या है, सीधे सीधे तो मना कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई स्क्रूटनी थोड़ी और करनी है ताकि कोई अनवांटेड पर्सन हमारे कंट्री में एंटर ना कर जाए, है ना, जिस वजह से वीज़ा डिले हो रहा है। और इसके पीछे बस एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि इतनी स्क्रूटनी में इतना टाइम लगा दो कि स्टूडेंट जो है वो फ्रस्ट्रेट होके यूएसए आने का जो है आइडिया ही ड्रॉप कर दे, ठीक है। बेसिकली ये जो सब किया जा रहा है ना, किसके लिए किया जा रहा है, चाइनीज स्टूडेंट को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि यूएसए का बहुत सिंपल सा मानना है, और ये हो भी रहा है यूएसए में, है ना। यूएसए का जो मीडिया है ना, वो यूएसए के नैरेटिव को सपोर्ट करने से ज़्यादा चाइना के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा हुआ है क्योंकि चाइना से लोग पढ़ने गए, स्टडी के लिए गए यूएसए, उन्होंने वहीं जॉब कर ली मीडिया फर्म वगैरह में, और पावरफुल लोग बन गए,
अब वो क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोपेगेंडा को फंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो चाइनीज स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यहीं पे रिसर्च स्कॉलर बन के रह जाते हैं। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यहीं पे अपना करियर शुरू कर दिया। अब जो चाइनीज रिसर्च स्कॉलर है वो यूनिवर्सिटी में किसके प्रोपेगेंडा को पुश करेगा, ऑफ कोर्स चाइना के प्रोपेगेंडा को पुश करेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कंसर्न है कि ये लोग हमारे यहाँ से, है ना, ए लेवल स्टडी करके जाते हैं, इनोवेशन सीख के जाते हैं और उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, चाइना में जाके अप्लाई करते हैं। चाइना में जाके अप्लाई करते हैं, जिसका फायदा चाइना को होता है और चाइना इसका इस्तेमाल करता है यूएसए को काउंटर करने में। आप देख रहे होगे, है ना, चाइना वैसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत आगे निकल रहा है ना। ऐसे में कोई भी पर्सन, है ना, चाइना से यूएसए जाएगा, वहाँ यूएसए की नॉलेज को एक्वायर करेगा एंड चाइना वापस जाएगा और क्या करेगा, उसी इनोवेशन को, उसी इन्वेंशन को, उसी डिस्कवरी को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना, खुद बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक कंसर्न है। तो बेसिकली ये जो सारा जो एक ग्लोबल ड्रामा हो रहा है वीजा का, है ना, कि भाई वीजा नहीं देंगे, स्क्रूटनी करेंगे, ये हो रहा है टू स्टॉप चाइनीज स्टूडेंट इन यूएसए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को तो सीधे सीधे मना कर दिया है, बैन लगा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, है ना, कि आप जो फॉरेन स्टूडेंट है उनको एडमिशन दोगे ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसी पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसका एक टेक आया है और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका सीधा कहना है कि देखो वीज़ा देना या ना देना, है ना, ये उस कंट्री पे डिपेंड करता है जहाँ का वीज़ा डिमांड किया जा रहा है। इशूइंग वीजाज इज ए सोवरेन टॉपिक फॉर द यूएस गवर्नमेंट। ये उनका खुद का मैटर है, किसी की वो किसको वीज़ा दे रहे हैं, किसको वीज़ा नहीं दे रहे हैं, है ना। बट हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसने जोड़ा है कि बट स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। यूएसए को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिनके वीज़ा को रोकने की कोशिश कर रहा है स्क्रूटनी के नाम पे, इससे क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो इनोसेंट स्टूडेंट है, उनकी लाइफ को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। दिस कम एमिडेट्स द रिपोर्ट दैट यूएस मिशनरीज इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड हैव टेम्पोरली paused scheduling new visas appointment as they await instruction from the US State Department on how to enhance their screening of application social media profiles। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना, आप कर रहे हो, आप अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, है ना, बट आपको स्टूडेंट के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका कंसर्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अपोलोजाइज और विल बैन मूवी, कर्नाटका फिल्म चैम्बर टेल्स हासन। तो साउथ में अगर आप चले जाओ अभी, है ना, पता नहीं लैंग्वेज को लेके कैसी ऑब्सेशन है यहाँ पे, है ना। लैंग्वेज हमेशा एक प्राउड होती है ना, हर किसी के लिए, है ना। चाहे आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी एक प्राउड है, आप बिहार में चले जाओ तो भोजपुरी एक प्राउड है ना। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज, है ना, ब्रज की लैंग्वेज है, अवधी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, प्राउड का विषय है। बट कन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनती। और नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेजेज आप देखो, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बट जब आप बंगाल में जाओगे तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि बंगाली मैंडेटरी है, बंगाल में रहना है तो बंगाली बोलनी पड़ेगी। या आप पंजाब में जाओगे तो कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि अगर पंजाब में रहना है तो आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी। बट साउथ में लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं लोग, है ना, और इसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। अभी हमने हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंसेस सुने होंगे, है ना, कि महाराष्ट्र में जैसे एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, है ना, कि एक शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा मारा गया, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने मराठी बोलने से मना कर दिया, है ना। बोलने से मना नहीं कर दिया, एक्चुअली उसे मराठी आती ही नहीं थी, उसे फोर्स किया जा रहा था मराठी बोलने के लिए, है ना। तो ये जो साउथ में या डाउन साउथ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, हमारी नेशनल यूनिटी के लिए, है ना, बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। तो ऐसे एक फ्रेश कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है ना। कमल हासन, तमिल एक्टर हैं, ये लेजेंडरी एक्टर हैं, काफ़ी बेहतरीन मूवीज जो उन्होंने साउथ सिनेमा को दी हैं। तो अभी इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है ठग लाइफ। ठीक है,
उसकी प्रमोशन के लिए कर्नाटका में थे, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि कुछ नेगेटिव वे में नहीं दिया था। इन्होंने बोल दिया था कि जो तमिल है, तमिल इज द मदर ऑफ कन्नड़ा, है ना। और दूसरी लैंग्वेज में इन्होंने ये भी बोल दिया था कि कन्नड़ा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल। इसको लेके जो कर्नाटक है वहां पे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तमिल है, हमारी कन्नड़ा है। योर तमिल इज नॉट द मदर ऑफ कन्नड़ा एंड कन्नड़ा इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल। तो इसी को लेके कमल हासन से अपॉलॉजी डिमांड की जा रही है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है आप इसको क्या करो, वापस लो, इस पे माफी मांगो, अपोलोजाइज करो, अदरवाइज हम आपकी मूवी को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, कमल हासन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो इन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया है। बाकी तमिलनाडु में भी अब इन्हें सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है ना, ये देखो। हाउएवर तमिलनाडु असेंबली स्पीकर एम अप्पाबू बैक द एक्टर स्पीकिंग टू रिपोर्टर informally on Thursday. Mr. Appabu said the people of then Madras presidency, which comprised Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka and the part of Odisha, spoke Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Tulu and Odia. It was propagated then that Tamil and all other South Indian language were born from Sanskrit. However, this myth was smashed by Bishop Robert Caldwell of Northern Ireland. In his book, Bishop Caldwell, after 18-year-long research and learning 18 languages, has written that Kannada, Telugu, Malayalam, Tulu, Odia were born from Tamil. ठीक है, इन्होंने है ना आर्ग्यूमेंट भी दिया इसके फेवर में। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा माना जाता था कि जितनी भी सदर्न लैंग्वेज हैं, चाहे कन्नड़ा हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तुलु हो या फिर ओडिया हो, ये संस्कृत से ओरिजिनेट हुई हैं, है ना। बट आयरलैंड के एक पर्सन थे जिनका नाम था बिशप कार्डवेल। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने एक रिसर्च की यहाँ पे 18 साल तक, और उन्होंने इस रिसर्च के बाद बताया कि ये सारी लैंग्वेज संस्कृत से नहीं बल्कि तमिल से ओरिजिनेट हुई है। तो कमल हासन ने जो कुछ भी कहा है वो क्या है, उसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है, गलत नहीं है। तो कमल हासन को इस पे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए और लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या टेक है आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नो टॉक्स टिल पाकिस्तान रिनाउंस टेरर बैकेट पीओके। इंडिया, अभी हमने कल पढ़ा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, है ना, बहुत सारे कंट्रीज की विजिट पे गए। तो उन्होंने पहली विजिट की ईरान की, है ना, 4 देशों की विजिट पे गए, है ना। इसमें से पहला कंट्री था ईरान, है ना। ईरान की विजिट पे पहुंचे और इन्होंने एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया रिगार्डिंग इंडिया, है ना। उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिया के साथ क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अगर इंडिया वाकई में हमसे पीस करना चाहता है तो इंडिया को ज़रूरत है कि आए और हमसे क्या करे, बात करे। ठीक है, अदरवाइज अगर इंडिया एग्रेसर बना रहता है, हमें परेशान करता है, बुली करता है, तो हम उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे जिस लैंग्वेज में हमने अभी इंडिया को जवाब दिया था। ठीक है, तो उसी पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, उसके स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, बात आप कोई बात तो भूल ही जाओ, है ना, कि हम आपके साथ अभी कोई बात करने जा रहे हैं। उन्होंने एक अपना जो फेवरेट डायलॉग है पुराना, है ना, वो दोहराया कि भाई कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, है ना। उन्होंने कहा आपको अगर बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टेरर को खत्म करना पड़ेगा। और टेरर को खत्म कैसे करोगे, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और ऐसे टेररिस्ट जिन पर एलिगेशन है कि इन्होंने इंडिया में टेररिस्ट अटैक कराए और वो पाकिस्तान में सेफली रह रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें हैंड ओवर करो। ठीक है, हैंड ओवर करो, उसके बाद तो ट्रेड की बात होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे बात करनी है तो चलो करते हैं। जम्मू कश्मीर पे बात करने की पहली कंडीशन ये है कि जम्मू कश्मीर पे जो भी बात होगी वो कैसे होगी,
बायलैटरल होगी, कोई तीसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जम्मू कश्मीर पे बात हम उसी कंडीशन में करेंगे जब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे आप आजाद कश्मीर कहते हो, उसको क्या कर दोगे, बैकेट कर दोगे। ठीक है, तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी को एकदम क्लैरिफाई कर दिया है ना। और इंडिया की ये पॉलिसी पिछले 1 महीने में निकल के आई है आफ्टर पहलगाम अटैक। इतना क्लियर स्टैंड पाकिस्तान को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके हमने इंडिया का आज तक नहीं देखा, है ना। जो ट्रेड है उसको लेके क्या पॉलिसी है, ट्रेड और इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, कि पहले टेरर रोको, है ना। अपने यहाँ से आता है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपके यहाँ से हो रहा है, उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करो। कैसे बंद होगा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे इंडिया के साथ मिलके, है ना। इसके अलावा जो भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, है ना, जिनका कोई ना कोई रोल रहा है इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवाने में, आप उन्हें हैंड ओवर करो इंडिया को। दूसरी कंडीशन तो ये है ना। तो जब आप इन कंडीशन को फुलफिल कर दोगे ना, तब तो हम बात करेंगे आपसे ट्रेड के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को लेके अगर आपको बात करनी है, हाँ जी, तो जम्मू कश्मीर को को लेके हम बात करने को बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ, है ना। बट उसके लिए भी 2 कंडीशन है हमारी। पहला कि जो बातचीत होगी इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी कि आप चाहो कि चाइना को बुला लेते हैं या फिर यूएसए को बुला लेते हैं, नहीं, ये बात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरली होगी। दूसरा, जब बात स्टार्ट होगी तो बात स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्या करना पड़ेगा, बैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इसे बैकेट नहीं करोगे हम जम्मू कश्मीर पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, एनी एंगेजमेंट विद पाकिस्तान will have to be bilateral, but India will not engage with its neighbor on issues such as trade, the Indus Water Treaty or Jammu and Kashmir as long as Pakistan continue to support cross-border terrorism against India, the Ministry of External Affairs said on Thursday. We are clear that talks and terror don't go together. On terrorism itself, we are open to discussing the handling over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some year ago, है ना। तो उन टेररिस्ट की डिमांड करिए जो लोग, है ना, इंडिया में टेररिस्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। I would like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and the Indus Water Treaty will remain in abeyance until the Pakistan credibly and irrevocably abjures cross-border terrorism. ठीक है, तो बहुत हार्ड स्टांस है, इससे हार्ड स्टांस इंडिया ने आज तक नहीं लिया, है ना। और ये किस उसमें आया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी, है ना, बहुत ज़्यादा पीसफुल बने घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, है ना, कि भाई इंडिया एग्रेसर है तो हम इंडिया को कहते हैं कि आओ हमारे साथ बात करो। तो उस पर एक क्लियर स्टैंड निकल के आया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन कैडेट ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए इन पुणे। तो हिस्टोरिक मूवमेंट है अपने आप में, है ना। और इस हिस्टोरिक मूवमेंट के लिए ऑल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021 में अगर ये वर्डिक्ट ना देता, है ना, तो आज ये हम एक हिस्टोरिक पिक्चर, अपने आप में एक हिस्टोरिक पिक्चर है, ये हम नहीं देख पा रहे होते। ठीक है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, है ना, ये रूलिंग दी एंड इंस्ट्रक्शन दिया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, है ना, कि आप परमिट करें वुमेन्स को टू अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 2022 से ये शुरू हुआ था, 2020, है ना, 1 से शुरू हुआ था, एंड अब क्या चल रहा है 2025। तो पहला बैच आउट हो गया है ना। तो टोटल कितने लोग थे इसमें, 389, जिसमें से 17 गर्ल है अपने आप में, है ना। तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, और इसने एक
रास्ता बनाया है फॉर अदर गर्ल्स हु वांट टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ठीक है। और इसमें से भी इन 17 गर्ल्स में से भी सृष्टि दक्ष इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। द फर्स्ट बैच ऑफ 17 वुमेन कैडेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी इन पुणे on Thursday, making a historic moment for women in the Indian Armed Forces. At least 339 cadets were given degree during the convocation ceremony of 148 NDA course. है ना, कौन सा कोर्स था? NDA का 148. The academy trains cadet for the army, navy and air force. ठीक है। डिवीजन कैडेट सृष्टि दक्ष etched her name in the history books as she became the first woman cadet to receive the silver medal and chief of air staff trophy for securing first rank in the BA stream. तो सृष्टि दक्ष ने अपने आप में क्या क्रिएट कर दी है? हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। BA स्ट्रीम में टॉपर, है ना, और ऐसा करने वाली पहली फीमेल बन गई हैं। इन्होंने जो जो किया है वो हिस्ट्री बन गया है, फर्स्ट हो गया है अपने आप में। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन टू रिसीव सिल्वर मेडल, पहली वुमेन बन गई है टू रिसीव सिल्वर मेडल। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन टू रिसीव चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी रिसीव करने वाली पहली लेडी बन गई है। तो इनका नाम याद रखना है सृष्टि दक्ष का, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है। अच्छा, जो एनडीए उसमें आफ्टर 12th हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान ही हमें डिग्री करवाई जाती है। 4 साल की ट्रेनिंग होती है दैट इज वाई, है ना, डिग्री करवाई जाती है। और ये डिग्री कहाँ से करवाई जाती है? वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच इज JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जितने भी आपको आर्मी के जनरल या फिर ब्रिगेडियर वगैरह लेफ्टिनेंट जनरल मिलेंगे, ये सब आपको कहाँ से पास आउट मिलेंगे? आपको JNU से पास आउट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप में हिस्टोरिक है ना। 148 बैच है ये एनडीए का, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ठीक है, आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल यानी कि 31 में के द हिंदू के साथ। तब तक ले थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।